What matters the most? भारत मैटर्स। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका भारत मैटर्स में। दोस्तों, आज से लगभग 4 दशक पहले दुनिया को एक ऐसा रिवॉल्यूशन मिला था जिसने देखते ही देखते हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। एक ऐसा रिवॉल्यूशन जिसने लोगों को जोड़ने, अपने विचारों को व्यक्त करने का स्थान पैदा करने और इस संसार में मौजूद अपार ज्ञान के भंडार को घर घर तक पहुंचाने का काम किया। वो रिवॉल्यूशन था इंटरनेट। 1983 में जब इस रिवॉल्यूशन का जन्म हुआ तो लोगों को ऐसी आस्था थी कि ये रिवॉल्यूशन दुनिया को बेहतर बनाएगा और उनकी जिंदगी और काम को आसान बनाएगा। हालांकि एक तरफ जहां इसकी अच्छाइयों के चलते इसे इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए ये वरदान की तरह साबित हुआ, तो वहीं समय के साथ इससे जुड़ी डिसएडवांटेजेस और डार्कर साइड उजागर होती गई। एक ऐसी डार्क साइड जिसने सबसे ज्यादा यंग जनरेशन को इफेक्ट किया। जहां इस नई नवेली जनरेशन के पास इंटरनेट का इजी एक्सेस तो था, लेकिन उसके इस्तेमाल पर कोई चेक और कंट्रोल नहीं था। इंटरनेट की इसी डार्क साइड का एक प्राइम हॉटस्पॉट है पोर्नोग्राफी या पॉर्न इंडस्ट्री, जिसने हमारी यंग जनरेशन के फिजिकल, मेंटल और साइकोलॉजिकल सभी लेवल्स पर प्रभाव डाला है। असल में पोर्नोग्राफी वर्ड का ओरिजिन 2 ग्रीक वर्ड से माना जाता है, पोर्निय और ग्राफियन। जहां पोर्निय का मतलब होता है प्रोस्टिट्यूट और ग्राफियन का मतलब होता है राइट। इन दोनों वर्ड से पोर्नोग्राफर शब्द का जन्म होता है, जिसका लिटरल मीनिंग है राइटिंग अबाउट प्रोस्टिट्यूट्स। आज पोर्नोग्राफी पूरी दुनिया के साथ साथ इंडिया के लिए भी एक बहुत बड़ी सामाजिक सच्चाई और सामाजिक समस्या बन चुकी है। एक ऐसी सच्चाई जो इंडियन सोसाइटी में प्रोमिनेंट तो है, लेकिन इसको लेकर इंडियंस हमेशा से डिनायल मोड में रहे हैं। लेकिन अब ये सच एक बड़े चैलेंज के रूप में पूरे देश के सामने आ गया है। सस्ते इंटरनेट और इजी एक्सेस के चलते आज पॉर्न कंटेंट की डिमांड बढ़ती जा रही है। इसके कारण लोग पॉर्न बेस्ड एक पैरेलल वर्चुअल वर्ल्ड के एडिक्शन का शिकार हो रहे हैं। 2011 से मिले एक सर्वे के मुताबिक इंडिया में इंटरनेट यूज करने वाले हर 5 में से एक व्यक्ति अपने फोन पर अडल्ट कंटेंट चाहता था। लेकिन 2018 आते आते तो इंडिया ग्लोबली 3rd लार्जेस्ट पॉर्न व्यूअर बन गया। लॉकडाउन के समय तो सिचुएशन और भी वर्स हो गई, जब इंडिया में पॉर्न कंटेंट के कंजम्पशन में जबरदस्त उछाल देखी गई। इंडिया में पॉर्न के बढ़ते कंजम्पशन की वजह से आज ये हेवली प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री बन चुकी है और धीरे धीरे इसकी जड़ें और भी अधिक मजबूत होती जा रही हैं। इन जड़ों को काटने के लिए और पॉर्न कंजम्पशन से होने वाले नेगेटिव इफेक्ट्स को रोकने के लिए इंडियन गवर्नमेंट समय समय पर पोर्नोग्राफी और चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड लॉज भी लेकर आती रही है। फॉर एग्जाम्पल 2015 में गवर्नमेंट ने पॉर्न बैन करने की शुरुआत की थी और करीब 800 पॉर्न वेबसाइट्स को बैन किया, लेकिन कुछ समय बाद ही सरकार ने बैन हटा दिया। इसके बाद डिफरेंट ऑर्डर्स पर पॉर्न वेबसाइट्स को बैन किया गया, लेकिन इन सब प्रयासों के बावजूद पॉर्न का कंजम्पशन बढ़ता गया। इसमें एक नया चैप्टर तब ऐड हुआ जब OTT यानी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स के राइज के बाद से धीरे धीरे लोगों तक इसी तरह का कंटेंट सॉफ्ट पॉर्न के रूप में पहुंचाया जाने लगा, जिन्हें ना तो रेगुलर पॉर्न की तरह बैन करना आसान था और ना ही अंडर एज लोगों तक इनके एक्सेस को रोक पाना मुमकिन था। नतीजा ये हुआ कि OTT प्लेटफॉर्म्स पर दिखाई जा रही सॉफ्ट पॉर्न के चलते ये प्रॉब्लम फ्यूचर एनहांस हो गई। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक समय जिस पॉर्न इंडस्ट्री पर सरकार हथौड़ा मारकर उसे दबाना चाहती थी, वो आज रिपल्सिव इफेक्ट के साथ वापस से इतनी तेजी के साथ ग्रो करने लगी है। तो आज के इस वीडियो में हम इंडियन पॉर्न इंडस्ट्री के बारे में एक डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। इसमें हम जानेंगे इंडिया में राइजिंग पॉर्न इंडस्ट्री के बारे में, क्या है इससे जुड़े गवर्नमेंट लॉज और गवर्नमेंट द्वारा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और कौन से स्टेप्स लिए जा रहे हैं। साथ ही हम पोर्नोग्राफी के इल इफेक्ट्स के सोशल इंपैक्ट्स को जानेंगे और कोशिश करेंगे कि इस प्रॉब्लम के पॉसिबल सॉल्यूशंस को हम ढूंढ पाएं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के GS2 के इश्यूज रिलेटेड टू चिल्ड्रन सब सेक्शन में देखने को मिल सकता है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, 2020 में India.com द्वारा एक आर्टिकल पब्लिश किया गया था और उसका टाइटल था आर इंडियंस ऑब्सेस्ड विद सेक्स। इंडिया में तेजी से बढ़ते पॉर्न कंजम्पशन के डेटा को देखने पर इस सवाल का जवाब काफी हद तक हाँ नजर आता है। 2018 में जब गवर्नमेंट ने पॉर्न वेबसाइट्स को बैन किया था तो उन्हें लगा था कि इससे इंडिया में पॉर्न कंटेंट का कंजम्पशन कम होगा, लेकिन 2018 में ही जब पॉर्नहब ने एक रिपोर्ट रिलीज की तो उसके नतीजे चौंकाने वाले थे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के बाद भारत वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट पॉर्न कंज्यूमर था। इस रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में हर सेशन में ऑन एन एवरेज पॉर्नहब पर 8 मिनट 23 सेकंड्स बिताए गए हैं। सभी विजिटर्स में से 45% विजिटर्स ऐसे थे जिनकी एज
18 से 24 ईयर्स के बीच थी और 41% विजिटर्स ऐसे थे जिनकी एज 25 से 34 ईयर्स के बीच में थी। इतना ही नहीं, पॉर्नहब विजिट करने वाले सभी इंडियंस में से 30% यूजर्स फीमेल थी। 2020 में लॉकडाउन इंपोज होने से पहले पॉर्न साइट को विजिट करने वाले इंडियंस में 20% की ग्रोथ देखी गई थी, लेकिन लॉकडाउन लगाने के बाद इस नंबर में बहुत बड़ा उछाल आया। सिर्फ स्टार्टिंग 3 हफ्तों के लॉकडाउन के दौरान अडल्ट साइट्स के ट्रैफिक में 95% इंक्रीमेंट देखा गया। लॉकडाउन के कारण पॉर्न रिलेटेड कंटेंट पर बिताए जा रहे इस एक्स्ट्रा टाइम ने लोगों को इन वेबसाइट्स का रेगुलर यूजर बना दिया और पॉर्न कंटेंट के कंजम्पशन में ये ग्रोथ अब रुकने का नाम नहीं ले रही है। और इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से बढ़े सो कॉल्ड सॉफ्ट पॉर्न रिलेटेड कंटेंट का। दोस्तों, इंडिया में इंटरनेट की अवेलेबिलिटी बढ़ने के साथ साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में बिंज वॉचिंग का एक बूम आया। खासकर कोरोना पैंडेमिक के दौरान हुए लॉकडाउन में जब सिनेमा हॉल्स बंद हो गए तो ओटीटी प्लेटफॉर्म ही लोगों का सहारा बना रहा। हॉटस्टार, अमेजन प्राइम और नेटफ्लिक्स जैसे ढेर सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जबरदस्त कंटेंट बनाते रहे और लोग इस कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए सब्सक्रिप्शन फीस भी पे करते हैं। ओटीटी की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी को दिमाग में रखते हुए पॉर्न इंडस्ट्री के माफिया अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी दस्तक दे चुके हैं। गवर्नमेंट के पॉर्न साइट्स को बैन करने के ऑर्डर और इंडिया में पोर्नोग्राफी कंटेंट क्रिएशन के इलीगल होने के कारण एक मार्केट गैप क्रिएट हुआ और इसी वजह से एक नई वैरायटी ऑफ पॉर्न ने भारत में पैर पसारने शुरू किए। इसका नाम है सॉफ्ट पॉर्न। सॉफ्ट पॉर्न यानी ऐसा एक्सप्लिसिट कंटेंट जिसमें एक्सट्रीम न्यूडिटी नहीं दिखाई जाती, जिससे ये इलीगल की कैटेगरी से बाहर रहते हैं। 3500 करोड़ रुपीस के इस मार्केट में जबरदस्त पोटेंशियल था, जिसे पॉर्न इंडस्ट्री के माफियाओं ने टैप करना शुरू किया। इसकी शुरुआत ऑल्ट बालाजी ने एक एक्सपेरिमेंट के साथ की, लेकिन जब ये एक्सपेरिमेंट सफल रहा और लोगों ने सॉफ्ट पॉर्न कंटेंट को हाथों हाथ स्वीकार किया, इसके बाद से एमएक्स प्लेयर जैसे प्लेटफॉर्म्स ने भी ऐसे ही स्ट्रेटजी को अपनाकर सफलता का स्वाद चखा। जिसके बाद एक के बाद एक सॉफ्ट पॉर्न सेंट्रिक ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की झड़ी लग गई। ये सभी प्लेटफॉर्म्स पेड सब्सक्रिप्शन मॉडल पर काम करते हैं। इनके प्रोडक्शन लेवल अच्छे खासे होते हैं और सब्सक्रिप्शन अमाउंट बेहद कम, यानी सभी चीजें पॉर्न कंज्यूमर्स के फेवर में है और इसीलिए लोग बेझिझक इन प्लेटफॉर्म्स के सब्सक्रिप्शन खरीद रहे हैं। इनके ऊपर गवर्नमेंट का भी कोई कंट्रोल नहीं था, क्योंकि ये सभी प्लेटफॉर्म्स फॉरेन कंट्रीज में रजिस्टर होते थे, लेकिन इनका कंटेंट इंडिया में ही बनाया जा रहा था। दोस्तों, आप ये जानकर शॉक हो जाएंगे कि इस तरह की वीडियोस का प्रोडक्शन दिल्ली या मुंबई जैसे बड़े शहरों में नहीं किया जा रहा, बल्कि इन्हें बनाने के लिए देश के कई सारे टियर 2 और टियर 3 सिटीज को टारगेट किया जा रहा है। इन सिटीज में सबसे बड़ा हब बनकर सामने आया है दिल्ली एनसीआर का एक शहर जो 1857 के रिवोल्ट के लिए फेमस है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड मेरठ सिटी की। मूवीज में एक्ट करने वाले लोगों को बॉलीवुड का झांसा देकर ये वीडियो शूट करी जाती है और इन्हें शूट करने वाले बॉलीवुड में डायरेक्शन का सपना देखने वाले यंगस्टर्स होते हैं। ये शूटिंग यूनिट्स बिना किसी बैनर के अंदर होटल रूम्स या अपार्टमेंट में शूट करी जाती हैं। ये वीडियोस 20 से 25 लाख रुपए के बेहद कम बजट में बनाई जाती हैं और प्रोड्यूसर्स इनसे 1.5 से 2 करोड़ रुपए कमाते हैं। लो बजट में बन जाने के कारण ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ये बेहद कम सब्सक्रिप्शन कॉस्ट पर अवेलेबल होती है। मात्र 150 से 200 रुपए में 1 साल का सब्सक्रिप्शन ये सारे प्लेटफॉर्म लगभग ऑफर करते हैं। इसलिए धीरे धीरे इस तरह के प्लेटफॉर्म का ट्रेंड बढ़ रहा है। इसी के साथ कुछ बॉलीवुड स्टार्स ऐसे थे जिनको बॉलीवुड में काम नहीं मिल रहा था और उन्होंने सोचा कि फैंस को अपनी इमेजेस और वीडियोस बेचकर वे पैसा कमा सकते हैं। सॉफ्ट पॉर्न इंडस्ट्री से जुड़ा ऐसा ही एक केस अभी कुछ समय पहले काफी लाइमलाइट में था। इसके सेंट्रल फिगर बने शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा। राज कुंद्रा आर्म्स प्राइम नाम की कंपनी चलाते थे जो सेलिब्रिटीज और दूसरे बिजनेसेस के लिए एप्लीकेशंस प्रोवाइड करती थी। आर्म्स प्राइम ने एक ऐसी एप्लीकेशन क्रिएट की जहां हर एक फैन एक डेफिनेट अमाउंट पे करके अपने फेवरेट स्टार्स की पर्सनल लाइफ देख सकते थे और धीरे धीरे इस तरह की एप्स का ट्रेंड बढ़ता गया, जिसमें हॉट शॉट्स, न्यूफ्लिक्स और फिल्म्स मूवीज जैसे ऐप शामिल थे। इसी के साथ राज कुंद्रा ने जल्दी लाइव या जेएल स्ट्रीमिंग नाम की भी एक एप्लीकेशन लॉन्च की जो कंज्यूमर्स और क्रिएटर्स दोनों के लिए ओपन प्लेटफॉर्म था और ये एप्लीकेशन न्यूडिटी परोस रही थी। क्रिएटर्स लाइव स्ट्रीम करके पैसा कमा रहे थे और कंज्यूमर्स उन्हें पे करते थे। नवंबर 2020 में पालघर के एक रेसिडेंट द्वारा ऐसे प्लेटफॉर्म के खिलाफ एक केस फाइल किया गया, जिस पर साइबर सेल ने संज्ञान लिया। साइबर सेल ने हॉट शॉट, अनकट मूवीज, फिल्म्स मूवीज, फिनियो, कुकू, नियोफ्लिक्स, चिगुफ्लिक्स, प्राइमफ्लिक्स और न्यूफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स डिस्कवर किए, जिसके बाद राज कुंद्रा, गहना वशिष्ठ और इस तरह के सभी क्रिएटर्स पर एक्शन लेना शुरू कर दिया गया। और दोस्तों, जब ये एक्शन लिया गया इसके बाद काफी सारे सेलिब्रिटीज एक ब्रिटिश प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हुए और शायद आपने उसका नाम सुना होगा, ओनली फैंस।
ओनली फैंस आज के टाइम पर काफी पॉपुलर है, जहां पे फैंस अमाउंट पे करते हैं और सेलिब्रिटीज उनके लिए स्ट्रिप करते हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर सॉफ्ट पॉर्न और ओनली फैंस जैसे ऐप के राइज ने पॉर्न, एरोटिक और सेक्सुअल कंटेंट के एक्सेस को और ज्यादा आसान बना दिया। इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पर कहने को तो एज वेरिफिकेशन मैकेनिज्म होता है, लेकिन सिर्फ एक क्लिक पर किसी भी एज ग्रुप का इंसान इन ऐप्स पर जाकर मनचाहा कंटेंट देख सकता है। हालांकि सरकार भी इन तमाम समस्याओं को जानती है और कभी स्ट्रिक्ट लॉज बनाकर तो कभी बैन के जरिए पॉर्न की प्रचलन को कम करने का प्रयास करती आ रही है। लेकिन दोस्तों, इन सारे सीरीज ऑफ इवेंट को देखने के बाद हम एक चीज जरूर नोटिस कर सकते हैं कि पॉर्न ने खुद को इवॉल्व कैसे करा है। जहां पे एक समय में इसकी शुरुआत पोर्नोग्राफिक फोटोज से हुई थी, उसके बाद फ्री पोर्नोग्राफिक कंटेंट, उसके बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, और अब लोग पॉर्न के लिए पे करने के लिए भी तैयार हो गए हैं, जो दिखाता है कि एक प्रॉब्लम को सही टाइम पे खत्म ना करने से वो प्रॉब्लम अपने आप को कैसे फ्यूचर प्रूफ बनाती चली जाती है। तो आइए अगले सेक्शन में हम ये भी जानते हैं कि सरकार ने इन समस्याओं को रोकने के लिए क्या किया है और ऐसी वेबसाइट्स पर या पोर्नोग्राफिक कंटेंट पर भारत में बैन्स की हिस्ट्री क्या रही है। पॉर्न को बैन करने की शुरुआत 2013 में कमलेश वसवानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस से हुई। कमलेश वसवानी नाम के पार्टिशनर ने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को फाइल किया था। इसमें कोर्ट से पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स को ब्लॉक करने की गुजारिश की गई ताकि विमेन के अगेंस्ट हो रहे वायलेंसेस को रोका जा सके। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि करीब 4 करोड़ ऐसी वेबसाइट हैं जो पोर्नोग्राफिक कंटेंट लोगों को परोस रही हैं और इन्हें बैन करने की जरूरत है। 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को टोटल 827 वेबसाइट्स को बैन करने का डायरेक्शन दिया, लेकिन कुछ समय बाद ही इस बैन को हटा लिया गया और डिसीजन लिया गया कि सिर्फ चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर बैन लगाया जाना चाहिए। अक्टूबर 2018 में एक बार फिर से बैन वापस लाया गया जब उत्तराखंड के एक स्कूल में दिल दहला देने वाली घटना हुई। स्कूल के 4 लड़कों ने एक जूनियर लड़की का रेप किया और इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि पॉर्न से इंस्पायर होकर उन्होंने ये क्राइम किया था। इस केस के सामने आने के बाद उत्तराखंड हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट को ऐसी वेबसाइट्स को ब्लॉक करने का निर्देश दिया ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। उसके बाद सितंबर 2022 में भी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को पुणे कोर्ट के ऑर्डर के बेसिस पर 63 पॉर्न वेबसाइट्स को बैन करने का निर्देश दिया। हालांकि इन सारे एक्शंस के बावजूद कुछ ना कुछ लूपहोल निकालकर लोग पॉर्न कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क या वीपीएन का यूज करके इन वेबसाइट्स को एक्सेस करना, ऑफलाइन मार्केट में अवेलेबल कंटेंट देखना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने पर गवर्नमेंट ने अगला एक्शन लिया पोर्नोग्राफिक कंटेंट के क्रिएशन पर, और इसी के साथ ऐसे कंटेंट बनाने वाले लोगों पर एक्शन लेने का सिलसिला शुरू हुआ। फरवरी 2020 में गहना वशिष्ठ नाम की एक टीवी एक्ट्रेस को और भी कई मॉडल्स के साथ अरेस्ट किया गया। मुंबई पुलिस को मलाड के मड आइलैंड में एक अपार्टमेंट के लोगों से टिप मिली थी कि वहां पर पोर्नोग्राफिक कंटेंट की शूटिंग चल रही है। इस अरेस्ट के बाद मुंबई पुलिस ने यूके के एक प्रोडक्शन हाउस के रिप्रेजेंटेटिव उमेश कामत को भी गिरफ्तार किया, जो एक्ट्रेस से वीडियो लेकर वेबसाइट्स पर अपलोड करता था। इसी तरह नवंबर 2020 में महाराष्ट्र की साइबर पुलिस ने पोर्नोग्राफिक कंटेंट ट्रांसमिट करने के चार्जेस पर ऑल्ट बालाजी को बुक किया। इसी सिलसिले में 2021 में बिजनेसमैन राज कुंद्रा को भी मुंबई पुलिस ने पोर्नोग्राफी के चार्जेस पर अरेस्ट किया था। मुंबई, हैदराबाद, केरला, दिल्ली जैसे काफी सारी जगहों में पुलिस ने छापेमारी करके ऐसे बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया ताकि पोर्नोग्राफिक कंटेंट के क्रिएशन और सर्कुलेशन पर रोक लगाई जा सके। मॉडर्न एरा में पॉर्न की अवेलेबिलिटी बहुत आसान हो गई है। यंगर जनरेशन के पास स्मार्टफोन्स और हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शंस हैं, जिसकी वजह से पॉर्न कंटेंट का कंजम्पशन उनके लिए हैबिट बन चुका है। पोर्नोग्राफी देखने के कई सारे नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, जैसे अडल्ट्री, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, एंगर इश्यूज एक्सेट्रा। सोसाइटी में इस तरह की प्रॉब्लम्स को रोका जा सके और पोर्नोग्राफी के ऊपर चोट की जा सके, इसीलिए लेजिस्लेचर ने कई सारे लॉज बनाए। सबसे बेसिक लॉ आया 1986 में, जो था इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन प्रोहिबिशन एक्ट। ये एक्ट विमेन एडवर्टीजमेंट्स, पब्लिकेशन, राइटिंग, पेंटिंग, फिगर्स या ऐसी किसी भी चीज में विमेन के इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन पर रोक लगाता है। इसके बाद साल 2000 में सरकार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट लेकर आई। ये एक्ट पोर्नोग्राफी देखने को इलीगल डिक्लेयर नहीं करता, लेकिन इसके जरिए साइबर पोर्नोग्राफी के प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को रेगुलेट करने के लिए कुछ प्रोविजंस बनाए गए। इस एक्ट के सेक्शन 67 के अंडर पोर्नोग्राफी से रिलेटेड कुछ इलीगल चीजें हैं, जिनमें इन्वॉल्व होने पर 5 लाख रुपए का जुर्माना और 3 साल तक की कैद सजा सुनाई जा सकती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का सेक्शन 67A सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट को पब्लिश या ट्रांसमिट करने के अपराध के लिए सजा का प्रावधान बताता है।
इसमें सजा के रूप में 5 साल तक की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही इंडियन पिनल कोड 1860 का सेक्शन 292 ऑब्सीन मटेरियल की डेफिनेशन और उससे डील करने के बारे में बताता है। सेक्शन 292(1) में जहां ऑब्सीन मटेरियल को डिफाइन किया गया है, वहीं सेक्शन 292(2) में सजा के प्रोविजंस एक्सप्लेन किए गए हैं। कोई भी व्यक्ति जो ऑब्सीन मटेरियल को सेल, डिस्ट्रीब्यूट, पब्लिकली एग्जिबिट, सर्कुलेट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट या कन्वे करता है, उसे पहली बार में 2 साल की सजा और 2000 रुपए का जुर्माना और सेम ऑफेंस फिर से रिपीट करने पर 5 साल की सजा और 5000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। आईपीसी के सेक्शन 293 के अकॉर्डिंग जो किसी 20 साल से कम उम्र वाले पर्सन को ऑब्सीन मटेरियल सेल, डिस्ट्रीब्यूट या सर्कुलेट करता है, उससे पहली बार में 3 साल की सजा और 2000 रुपए का जुर्माना और दूसरी बार में 7 साल की सजा और 5000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। पोर्नोग्राफी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम चाइल्ड पोर्नोग्राफी की है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा चाइल्ड पोर्नोग्राफी के केसेस में इजाफा देखने को मिला है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मतलब है वीडियो, फोटो या दूसरे डिजिटल माध्यम से किसी माइनर को सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट में दिखाना। 1998 में जहां चाइल्ड पोर्नोग्राफी मटेरियल वाली 3000 वेबसाइट्स के खिलाफ केस रजिस्टर किए गए थे, वहीं सिर्फ एक दशक बाद यह नंबर 1 लाख पहुंच गया। 2014 में केसेस का नंबर 1 मिलियन के मार्क को क्रॉस कर गया और 2020 में वर्ल्ड वाइड 18.4 मिलियन केसेस रिपोर्ट किए गए। पर इंडिया में चाइल्ड पोर्नोग्राफी की प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में काफी ज्यादा सीरियस है। नेशनल सेंटर फॉर सेक्सुअल अब्यूज के अकॉर्डिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी भारत में वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑनलाइन बिजनेस बन चुका है। साथ ही इंडिया चाइल्ड पोर्नोग्राफी का बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर और कंज्यूमर भी है। इंडिया में हर 40 सेकंड में एक पोर्नोग्राफिक वीडियो शूट होती है, जिसमें से 38% चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज से रिलेटेड है। इंडियन साइबर आर्मी के एक ऑफिशियल का भी कहना था कि सर्च इंजन में जितने सर्चेस किए जाते हैं उनमें से 25% चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड हैं। यूएस नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन एंड इंडियन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की मई 2020 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ पहले 5 महीनों में 25,000 चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड कंटेंट इंडिया में इंटरनेट पर अपलोड किए गए थे। ये सारा डेटा बताता है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी इंडिया में बहुत मेजर इशू है और इसीलिए गवर्नमेंट ने इससे रिलेटेड लॉज भी बनाए हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अकॉर्डिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी इंडिया में बैन नहीं है, लेकिन इसका सर्कुलेशन इंडिया में ऑफेंस है। इस एक्ट के सेक्शन 67B के अकॉर्डिंग 18 ईयर्स से कम के पर्सन को चाइल्ड कंसीडर किया जाएगा। यह एक्ट कहता है कि 18 साल से कम एज के किसी भी पर्सन का सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट पब्लिश, ट्रांसमिट या डिस्ट्रीब्यूट करना ऑफेंस है। फर्स्ट कन्विक्शन पर 5 साल तक की सजा और 10 लाख का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं दूसरी बार के कन्विक्शन में 7 साल तक की सजा और 10 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। पॉक्सो यानी द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 के सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए अगर किसी चाइल्ड का यूज किया जाता है तो ये ऑफेंस होगा। इस एक्ट के सेक्शन 14 में किसी पोर्नोग्राफिक एक्ट में चाइल्ड को इस्तेमाल करने पर पनिशमेंट का प्रावधान दिया गया है और उसके लिए पनिशमेंट 5 साल की सजा से लेकर लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट तक वेरी कर सकता है। हालांकि इन सब लॉज और रेस्ट्रिक्शन के बावजूद पोर्नोग्राफिक कंटेंट का सर्कुलेशन धड़ल्ले से चलता रहा है और इसके सोसाइटी पर नेगेटिव इंपैक्ट्स जारी हैं। दोस्तों, पोर्नोग्राफिक कंटेंट को देखना आज सैडली एक कॉमन सोशल हैबिट बन गया है, जहां इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज से लेकर यूएस जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में हर जेंडर, हर एज ग्रुप के लोग इस सोशल लेवल का शिकार बन गए हैं, बिना इस बात को रियलाइज किए कि पॉर्न का हमारे फिजिकल, मेंटल और साइकोलॉजिकल वेलबींग पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। पॉर्न का एक कपल के हेल्दी रिलेशनशिप पर पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट है। पॉर्न की वजह से रिलेशनशिप्स सफर कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लोग पोर्नोग्राफी को सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए कंज्यूम करते हैं। इसके चलते उनके रियल कनेक्शंस और इमोशंस कहीं ना कहीं साइडलाइन हो जाते हैं। पॉर्न हैबिट फॉर्मिंग हो सकता है। आसान भाषा में कहें तो इंसानों को पॉर्न का एडिक्शन हो जाता है, जो किसी भी मायने में अल्कोहल या ड्रग एडिक्शन से कम नहीं। और इसीलिए कई सारी रिसर्चेस बताती हैं कि इसके एडिक्शन को क्विट करना दूसरे एडिक्शंस को क्विट करने जितना डिफिकल्ट टास्क हो सकता है। पॉर्न वीडियोस अपने कंज्यूमर्स को वायलेंट और एब्यूजिव बना सकते हैं। रिसर्चेस ये भी बताती हैं कि पॉर्न एडिक्ट्स में सेक्सुअली ऑब्जेक्टिफाई करने, रेप के इंटेंशन होने, वुमेन के अगेंस्ट वायलेंस को सपोर्ट करने और सेक्सुअल वायलेंस जैसी चीजों को करने की प्रवृत्ति काफी हाई होती है। साथ ही इनसे लोगों की सेक्सुअल परफॉर्मेंस डिक्रीज हो सकती है और पॉर्न में दिखाई गई चीजों को इमिटेट करने के प्रेशर का इफेक्ट भी आपकी साइकोलॉजिकल वेलबींग पर पड़ता है। पोर्नोग्राफी की वजह से हमारे ब्रेन का नेचुरल स्टिमुलस भी चेंज हो सकता है
और पॉर्न एब्यूजिव बिहेवियर को नॉर्मलाइज कर सकता है और डिप्रेशन, एंग्जाइटी, लोनलीनेस, लोअर लाइफ सेटिस्फैक्शन और पुअर सेल्फ स्टीम जैसी प्रॉब्लम्स को भी जन्म दे सकता है। दोस्तों, गवर्नमेंट के एफर्ट्स के बावजूद पोर्नोग्राफिक इंडस्ट्री में कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है, बल्कि एक समय जिस पॉर्न इंडस्ट्री को गवर्नमेंट खत्म करने का प्लान बना रही थी वो अब और भी ज्यादा इवॉल्व हो रही है। इसके बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, जैसे महिलाओं और बच्चों को उनकी मर्जी के बिना पॉर्न इंडस्ट्री में ढकेला जा रहा है और उनका एक्सप्लॉयटेशन पूरी कंट्री में विमेन एंड चाइल्ड ट्रैफिकिंग और एक्सप्लॉयटेशन के केसेस को बढ़ा रहा है। साथ ही इंडस्ट्री लोगों की मेंटल और फिजिकल हेल्थ को भी नेगेटिवली अफेक्ट कर रही है। ऐसे में इन सभी समस्याओं का सॉल्यूशन क्या है? क्या पॉर्न बैन करना इसका सॉल्यूशन है या फिर इससे रिलेटेड लॉस को और अधिक स्ट्रिक्ट बनाना? दरअसल पॉर्न वेबसाइट्स को बैन करने के गवर्नमेंट एफर्ट्स और पॉर्न इंडस्ट्री के ग्रोथ के बीच इन सभी सवालों का जवाब हमें शायद हमारे अंदर ही मिलेगा, क्योंकि हालांकि पिछले कुछ सालों में सेक्स एजुकेशन को लेकर फिर भी हमारी सोसाइटी में थोड़ी ओपननेस हुई है, लेकिन सेक्सुअल कंटेंट के मुद्दे पर आज भी हमारे यहाँ बातचीत नहीं होती, क्योंकि भारत में आज भी पॉर्न को एक टैबू सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह से अब इंडियन सोसाइटी में सेक्स एजुकेशन पर एम्फेसिस दिया जा रहा है, उसमें पॉर्न कंटेंट से रिलेटेड अवेयरनेस को भी जोड़ा जाए। पॉर्न को बैन कर देना इसका सॉल्यूशन नहीं, बल्कि इसके लिए यंगर जनरेशन में अवेयरनेस क्रिएट करना सही सॉल्यूशन है, ताकि वो अपना सही और गलत समझ सकें। साथ ही अंडर एज बच्चों पर सॉफ्ट पॉर्न के प्रभाव को देखते हुए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर इस एज ग्रुप के बच्चों की मोबिलिटी को रेस्ट्रिक्ट करने की जरूरत है। इसके लिए सरकार बेहतर कानूनों और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को बेहतर मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है। इन सब के अलावा पेरेंट्स को भी ये ध्यान देना होगा कि जिस स्मार्टफोन या लैपटॉप को वो अपने बच्चों के ब्राइट फ्यूचर का टूल मान रहे हैं, वो बच्चा इंटरनेट इस्तेमाल करके उस पर क्या देख रहा है। इस मुद्दे पे आपके क्या ओपिनियन है, क्या सुझाव है और क्या समाधान है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस में देखते हुए एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, डिस्कस द प्रॉब्लम्स अराइजिंग ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ पोर्नोग्राफिक कंटेंट इन इंडिया, आल्सो सजेस्ट द पॉसिबल सॉल्यूशंस। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।